प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का बुध स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के गणित के पहले अध्याय वास्तविक संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, वास्तविक संख्याओं को जानने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे प्राकृत संख्याओं की। और यदि प्राकृत संख्याओं की बात करें तो गिनती की संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। जी हाँ बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 डैश 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 अनंत तक, अर्थात कि 1 से लेकर के अनंत तक की जो गिनती की संख्याएं होती हैं उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अब अगर बात करें प्राकृत संख्याओं की तो इन्हें हम अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स के नाम से जानते हैं और इसलिए हम इन्हें n से सूचित करते हैं। जी हाँ बच्चों, हम प्राकृत संख्याओं को n से सूचित करते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे पूर्ण संख्याओं की कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है। तो बच्चों, जब हम प्राकृत संख्याओं के परिवार में शून्य को शामिल कर लेते हैं तो जो संख्याओं का समूह तैयार होता है उस समूह को हम पूर्ण संख्याओं का समूह कहते हैं। और ये संख्याएं 0 से लेकर के अनंत तक होती हैं। तो बच्चों, हमने ये जाना कि 0 से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अगर बात करें पूर्ण संख्याओं की तो पूर्ण संख्याओं को हम W से सूचित करते हैं। अब इस क्रम में हम आगे पूर्णांक संख्याओं के बारे में जानेंगे कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पूर्णांक संख्याओं के बारे में, और पूर्णांक संख्याओं की अगर परिभाषिक रूप से बात करें तो पूर्ण संख्याओं में, या ये कहें कि पूर्ण संख्याओं के समूह में जब ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाता है तो जो समूह तैयार होता है उन्हें हम पूर्ण संख्याओं के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर 0 से बड़ी संख्याओं की बात करें, जैसा कि आप 0 के दाहिने तरफ देख सकते हैं 1 2 प्लस अनंत तक की संख्याएं जो होती है इन्हें हम धनात्मक पूर्णांक के नाम से जानते हैं। और वहीं पर 0 से जो छोटी संख्याएं होती है, जी हाँ बच्चों, कोई भी संख्या जो 0 से छोटी हो इसका मतलब यह है कि वह एक ऋणात्मक संख्या है। तो धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को ही हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। और इस वजह से पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की हो जाती हैं। 0 से बड़ी संख्याएं जो होती हैं वो धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं, और 0 से छोटी जो संख्याएं होती है वो उन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं की। तो परिमेय संख्याओं की बात करें बच्चों तो वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो अथवा जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां p तथा q पूर्णांक हो और q ≠ 0, वैसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याओं के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं -6, 10/4, √16, 8, ये सभी हमारी परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि हम -6 को -6/1 लिख सकते हैं। 10/4 p/q के रूप में है पहले से। 8 की बात करें तो 8 को हम 8/1 लिख सकते हैं। अगर √16 की बात करें तो √16 का वर्गमूल होता है 4, और 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, जो कि p/q के रूप में है। और इन सभी संख्याओं को आप ध्यान से देखें तो इनमें जो हर वाली संख्याएं हैं वो सभी q को डिफाइन कर रही हैं, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अब इसके बाद हमें अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानना है कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो अपरिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं होती हैं जो p/q के रूप में नहीं होती हैं, या वैसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके। जैसे कि आप देख रहे हैं √2 तथा √3 की अगर बात करें तो ये वैसी संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल जब निकाला जाता है तो कोई पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है। अगर √2 की बात करें तो √2 बराबर, इसका जब मान कैलकुलेट कीजिएगा तो
1.14 ऐसे करके इसका वैल्यू प्राप्त होगा। वैसे ही अगर √3 की बात करें तो √3 का जब वर्गमूल कैलकुलेट किया जाएगा तो इसका जो मान निकल के आएगा वो 1.732 ऐसे करके निकलेगा। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याओं के नाम से जानते हैं। बच्चों, अब इन सभी संख्याओं के बाद हमें वास्तविक संख्याओं के बारे में जानना है। तो आपको बता दें कि समस्त परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या होती है। तो बच्चों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि अगर वास्तविक संख्याओं की बात करें तो जितनी भी परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं होती है उन सभी के सामूहिक रूप को हम वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। बच्चों, इसके बाद अब हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में अध्ययन करना है। तो अगर प्रमेयिका की हम बात करें कि प्रमेयिका क्या है, तो आपको बता दें कि प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण से अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि अगर 2 धनात्मक पूर्णांक मान लें कि 26 और 4 हो, 2 धनात्मक पूर्णांक 26 और 4 हो, तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों में 26 4 से बड़ा है। तो यदि इन दोनों पूर्णांकों का भाग किया जाए, अर्थात कि जब 26 को 4 से भाग किया जाएगा तो हमें प्राप्त होगा 6 भागफल मिलेगा एक, और उसके बाद में 4 छक्के 24 होता है। यहाँ पे घटाने के बाद में 2 शेषफल प्राप्त हो रहा है। तो अब हम 26 के लिए क्या लिख सकते हैं? 26 के लिए हम लिख सकते हैं 26 बराबर 4 गुने 6 प्लस 2। और इस पैटर्न की अगर बात करें, आप सभी को पता है कि जब किन्हीं 2 संख्याओं में भाग की जाती है तब जिस संख्या में भाग दी जाती है उसे हम भाज्य कहते हैं, जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं, तथा उसके बाद जो 2 अद्वितीय पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं उनमें से एक भागफल होता है तथा दूसरा शेषफल होता है। अब यहाँ पे शेषफल की अगर बात करें तो शेषफल जो होता है सदैव हुई या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। फिर से सुन लें कि शेषफल हमेशा या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, लेकिन अगर इस शेषफल की तुलना हम भाजक से करें तो यह हमेशा भाजक से छोटा होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ भाजक 4 है और यहाँ पे शेषफल 2 है। तो इस तरह से हमारे पास एक पैटर्न उभर के आता है कि शेषफल, अर्थात कि यहाँ देखिए कि शेषफल हमारा 2 है, जो कि यह 0 से बड़ा है, यह 0 से बड़ा है। और शेषफल की बात करें तो ये 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन भाजक 4 से छोटा है। अब इस तथ्य को जनरलाइज करके हम यदि मान लें कि इसी प्रकार से 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b हो, a तथा b हो, जहां पर a पूर्णांक b से बड़ा हो, और जब इन दोनों का भाग किया जाएगा तो b से जब a में भाग किया जाएगा तो 2 अद्वितीय पूर्ण संख्याएं हमें q तथा r प्राप्त होंगी। अगर बात करें q और r की तो r हमारा शेषफल है और q हमारा भागफल है। तो इस पैटर्न के हिसाब से जैसे कि 26 के लिए हमने लिखा था, वैसे ही यहाँ पर हम a के लिए लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, अर्थात कि a बराबर b गुने q और प्लस शेषफल अर्थात कि r।
और इससे हमारा पैटर्न तैयार होगा। इस फॉर्म में अगर सजाएं इसको तो हमारा जो शेषफल होगा वह 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा तथा भाजक b से छोटा होगा। और बच्चों यही पैटर्न हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का पैटर्न है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, और इसको हम पढ़ने के लिए कह सकते हैं कि शेषफल हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है तथा भाजक से छोटा होता है। यहाँ पे r शेषफल है और b भाजक है। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि r इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 एंड b इज ग्रेटर देन r। तो इस हिसाब से बच्चों हम यह भी कह सकते हैं कि जो शेष होता है अर्थात जो शेषफल होता है वह 0 से बड़ा या बराबर तथा भाजक से छोटा होता है। इस कथन को आप सदैव ही अच्छे तरीके से याद रखेंगे। बच्चों अब इसके बाद हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में समझना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। तो इसमें अगर हम बात करें कि एल्गोरिथम शब्द का अर्थ क्या होता है, तो जब हम किसी भी समस्या को हल करते हैं तो हल करने के लिए जितने भी चरणों अर्थात जितने भी स्टेप्स को अपनाते हैं उन्हीं चरणों की श्रृंखला को हम एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। फिर से सुन लें कि एल्गोरिथम का अर्थ होता है किसी समस्या को हल करने के लिए अपनाए गए चरणों की श्रृंखला। बच्चों इस अध्याय में हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किन्हीं दो संख्याओं के या ये कह लें कि दो पूर्णांकों के HCF अर्थात कि जिसे हम महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं, यानी कि दो धनात्मक पूर्णांकों के HCF निकालने के लिए प्रयोग करेंगे। तो यदि हम मान लें कि C तथा D दो धन पूर्णांक हैं जहां C D से बड़ा है, तो प्यारे बच्चों अब इसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके देखें तो D को जब हम भाजक मान लें और इससे C में भाग देंगे तो यहाँ पे हमें Q तथा R प्राप्त होंगे, जो कि ये भागफल है और ये शेषफल है। तो ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का पहला चरण है जो कि दो संख्याओं के HCF को निकालने में प्रयोग की जा रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार हम लिख सकते हैं C बराबर DQ प्लस R। अब यदि बच्चों यहाँ पे जो शेषफल हमारा प्राप्त हुआ है, अगर यह शेषफल 0 हो जाए तो यह जो भाजक D है यही C तथा D पूर्णांकों का HCF होगा। लेकिन यदि हमारा शेषफल 0 न हो तो हम फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे और इस बार R तथा D के लिए करेंगे और तब हमारा R जो है भाजक बन जाएगा। जैसा कि आप HCF बनाते समय आप लोगों ने सीखा होगा कि शेषफल को हम भाजक बना लेते हैं, ठीक उसी प्रकार अब R हमारा भाजक का काम करेगा और D हमारा भाज्य बन जाएगा। तो पुनः जब हम भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा एक दूसरा भागफल प्राप्त होता है जिसको हम Q2 मान लेते हैं तथा पे यहाँ पर एक दूसरा शेषफल प्राप्त होगा जिसको हम R2 मान लेते हैं। अगर यहाँ पर शेषफल हमारा 0 प्राप्त हो जाए तब जाकर के यह R जो पहले हमको प्राप्त हुआ है यह पूर्णांक C तथा D का HCF होगा। परंतु अगर यहाँ पर भी हमें शून्य प्राप्त न हो तो हम इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि शेषफल हमारा शून्य प्राप्त न हो जाए। अर्थात कि
हम यहाँ पे r को, जो कि पहला हमारा शेषफल है, भाज्य बना लेंगे और इसमें जब भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा एक तीसरा भागफल प्राप्त होगा और यह प्रक्रिया आगे तक लेके जाने के बाद में 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम अब d के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि d बराबर r गुने Q2 प्लस R2। उसके बाद में R बराबर R2 गुने Q3 प्लस 0। अब चूंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, तब यह R2 जो हमारा अंतिम भाजक दिख रहा है, यही पूर्णांक C तथा D का HCF होगा। कब? जब हमारा शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा तब, अर्थात कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा शेषफल R बराबर 0 है। इन दोनों कंडीशन में देखें तो यहाँ पे R इज नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ भी हमारा R इज नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन यहाँ तीसरे चरण में हम देख रहे हैं कि R बराबर 0 है। तब हम कह सकते हैं कि यह R2 बिंदु पूर्णांक C तथा D का HCF है। बच्चों, अब एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। माना कि 430 तथा 130 दो धनात्मक पूर्णांक हैं, जिसमें 430 बड़ा है 130 से। तो जब इन दोनों का HCF निकाला जाएगा तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 430 में 130 से भाग देने पर ये 3 बार में 390 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में जब घटाया जाएगा तो ये 0, उसके बाद में यहाँ पे 4, ये कट जाएगा 40। अब यहाँ पे जो शेषफल है तो हमारा शून्य नहीं है, तो अब यह हमारा शेषफल भाजक का काम करेगा और यहाँ का जो 130 भाजक है यह हमारा भाज्य बन जाएगा। तो अब इसमें हम भाग देंगे और यहाँ पे देख रहे हैं कि 40 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे 120 हो जाएगा, फिर घटाएंगे 10 प्राप्त होगा, उसके बाद में ये कटेगा। पुनः यहाँ भी हमारा शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो अब हम फिर से इस शेषफल को भाजक बना लेंगे और यहाँ पर जो हमारा भाजक का काम कर रहा था उसको हम यहाँ पे भाज्य बना लेंगे। तो अब 40 में 10 से जब भाग देंगे तो 10 चौके 40 होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह हमारा शेषफल 0 प्राप्त हुआ, ये दोनों कट गया, इसका मतलब कि यहाँ पे शेषफल हमारा 0 प्राप्त हुआ। तो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम 430 के लिए लिख सकते हैं कि 430 इक्वल टू 130 गुने 3 और प्लस 40। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह शेषफल है जो कि 0 के बराबर नहीं है, अर्थात कि यहाँ पे r इज नॉट इक्वल टू 0 है। उसके बाद में हम फिर 130 को क्या लिख सकते हैं कि 130 बराबर 40 गुने 3 और प्लस अब यहाँ का शेषफल 10। बच्चों, आप देख रहे हैं कि यहाँ भी हमारा शेषफल 0 नहीं है, अर्थात कि r इज नॉट इक्वल टू 0 है यहाँ भी। उसके बाद अगर अब 40 की बात करें तो 40 को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि 10 गुने 4 और यहाँ पे कुछ नहीं है, अर्थात कि 0 है। तो बच्चों, अब देख रहे हैं आप कि यहाँ पर हमारा r बराबर 0 प्राप्त हो जाता है। तो अब हम कह सकते हैं कि यह 10 जो है यह इन दोनों संख्याओं अर्थात कि 4 सदिश 10, 430 और 430 और 130 इन दोनों संख्याओं का HCF होगा।
तो अब हम लिख सकते हैं कि HCF ऑफ 430 कोमा 130 बराबर 10। बच्चों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबों का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।